तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो जमींदार थे या कोई राजा या राजा के बेटे, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट क्यों किया था। रीजन सबसे साफ है। अगर आप किसी की का पैसा लोगे, किसी की जमीन लोगे या किसी की प्रेस्टीज यानी इज्जत लोगे, तो फिर वो आपके खिलाफ लड़ेगा। और ये जो राजा महाराजा लोग हैं या ये जमींदार लोग हैं, इनको अपना पैसा बहुत प्यारा है, इनको अपना जमीन बहुत प्यारी है। और जमींदारों के पास तो जमीन थी ही नहीं, इनको तो ऐसे जमीन का मालिक बना दिया गया है था, जो हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट 1793 का। और ये जो राजा महाराजा हैं, जमींदार हैं, इनकी अगर आपने इज्जत खराब की या फिर इनके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये अपने एरिया में, अपने समाज में इनकी जो प्रेस्टीज है वो धूमिल हुई है, तो फिर वो आपसे लड़ेंगे। भाई किसी व्यक्ति के पास जमींदारी थी, आपने उसकी जमींदारी छीन ली क्योंकि वो समय पर टैक्स नहीं चुका पाया, तो आपने उसकी जमींदारी छीन के उससे बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा छीन किसी और को दे दिया। तो ये जमींदार भड़केगा कि यार हमसे हमारी जमींदारी छीन गई। कोई राजा महाराजा है, कोई प्रिंस है, कोई राजकुमार है, अगर उसके इंटरनल मैटर में आप दखल देंगे या फिर उसके साथ आपने जो वादे किए थे कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी या फिर इतना पैसा मिलेगा, वो अगर आप पूरा नहीं करेंगे, तो ये राजा महाराजा या प्रिंसेस लड़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी सबके साथ वादा खिलाफी करने के लिए मशहूर रही है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखा है, अपना इंटरेस्ट देखा है। और इसको लेकर हमने देखा किसान भी परेशान था, वो लड़ गया, आदिवासी परेशान थे, वो लड़ गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले कहाँ कहाँ जमींदार और राजा महाराजा लड़ गए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे 1857 की क्रांति में। तो अब देखते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे। सबसे पहला रीजन तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आपने परमानेंट सेटलमेंट शुरू कर दिया, स्थायी बंदोबस्त कहाँ शुरू किया? सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कब शुरू किया? 1793 में। इसको शुरू करने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका क्या नाम था? कॉर्नवालिस। और इसमें ये था कि भाई जो जमींदार लोग हैं उनको जमीन का मालिक बना दिया गया और इनसे कहा गया भैया आप इस जमीन का हमको टैक्स देंगे, लगान देंगे। अगर टोटल 11 रुपए लगान चाहिए, 10 रुपए कौन लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और 1 रुपए आपको कमीशन के रूप में मिलेगा जमींदारों को। ये सब बातचीत थी और ये कहा गया था कि अगर जमींदार अपने तय समय पे तय कीमत लेकर, तय लगान लेकर नहीं जमा करेगा एक निश्चित तारीख तक, तो उसकी जमींदारी छीन कर किसी और को दे दी जाएगी। तो आपने जमींदारों से जमींदारी छीन ली। यही कुछ कॉन्सेप्ट था पॉलीगर का। पॉलीगर साउथ इंडिया में थे, ये विजयनगर एम्पायर के अधीन इन लोगों का अच्छा खासा रुतबा था, लेकिन ये जमींदारों से थोड़े ऊपर इसलिए थे कि इनके पास खुद की आर्मी भी हुआ करती थी। पॉलीगर विद्रोह भी हम देखेंगे आगे। तो जमींदार और पॉलीगर से आपने समय समय पर उनकी जमीनें छीन ली या फिर उनके पास से जो ताकत थी वो छीन ली, उनका अधिकार छीन लिया और उनका सम्मान छीन लिया, तो वो भड़क गए। कुछ ऐसे राजा महाराजा थे, स्टेट थे, जहाँ पे आपने उनकी जो रैंक थी उसको डाउनग्रेड कर दिया, उनकी पेंशन कम कर दी, उनकी ताकतें कम कर दी। भाई अल्टीमेटली सबके सब सब्सिडरी अलायंस में साइन कर ही चुके हैं। वेलेस्ली ने सबसे पहले जो शिकार बनाया सहायक संधि का, उसको बनाया हैदराबाद को 1798 में। उसके बाद हमने देखा लगभग देश के बड़े बड़े हिस्सों में उसने सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि तो साइन करवा ली। और सहायक संधि में ये था, नाम में लिखा है, सॉरी सहायक यंत्री आ रहा है यार, ये तो मेरी पोस्ट आ रही है। खैर, सहायक संधि, सहायक संधि साइन की और इसमें यह था कि भैया हम आपकी सहायता करेंगे। हमने इसके बारे में डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, इसको आज डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इस सहायक संधि के मुखौटे के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा कामकाज चला रही थी। और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जिसको कहा जाता है रेजिडेंट बहादुर, वो ज्यादा दखल दिया करता था उनके रोजमर्रा के कामों में राज परिवार के, जिसकी वजह से कुछ राज परिवार का दिमाग घूमा और वो भी लड़ गए। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं पैसा यहाँ पे मेन इशू आ रहा है, पावर यहाँ पे मेन इशू आ रही है, लोगों की इज्जत, लोगों की रैंक यहाँ पे इशू आ रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना व्यक्तिगत हित आ रहा है। इसी वजह से चाहे जमींदार हो, चाहे पॉलीगर्स हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे उनके बेटे हों, या समाज के संपन्न लोग हैं, वो लोग लड़ गए इनसे, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो विद्रोह हुए उनके बारे में हम देख लेते हैं।
और ध्यान रखिए हर विद्रोह का एक ही रिजल्ट है, क्या? अंग्रेजों ने उस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन लोग उठे हैं अपने आत्मसम्मान के लिए, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। पहला जो रिवोल्ट है इसे कहते हैं, जो विजयनगरम का राजा था, विजयनगरम, ये विशाखापट्टनम के पास की जगह है विजयनगरम, यहाँ का जो राजा था वो 1794 में लड़ गया। ठीक है, और इसका जो इसे कहते हैं इतिहास था वो ये था कि भाई 1758 के समय अंग्रेजों का इनके परिवार ने साथ दिया था और फ्रांसीसियों को हरवाया था या फ्रांसीसी को हराया था। तो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अच्छे सहयोगी बन गए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके साथ गलत व्यवहार कर रही थी, इनके राजा को परेशान कर रही थी और इनसे बोल रही थी भैया हमें 3 लाख रुपए हर साल पैसा दो। राजा ने बोला इतना पैसा हम क्यों दें, आपको क्यों दें? ये हमने वॉरेन हेस्टिंग के समय में देखा था, जो बनारस का राजा था उससे भी 3 लाख रुपए मांगे गए थे राजा चैत सिंह से। तो पैसा मांग रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा बोल रही थी यहाँ के राजा को, क्योंकि आपके पास जो छोटी बहुत आर्मी बची है इसको भी खत्म कर दो। तो यहाँ के जो राजा थे विजयनगरम के जो राजा थे वो भड़क गए, बोले हम नहीं देंगे ना पैसा ना अपनी आर्मी डिसबैंड करेंगे, और ये लड़ गए। और जब ये लड़ गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में तो बैकफुट में रही, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रिवोल्ट को दबा दिया। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है विजयनगरम कहाँ पे है। अगर इसमें मैप डाला होगा तो मैप दिखा दूंगा आपको, हाँ ये मैप है, बस आप ये ध्यान रखिएगा विजयनगरम कहाँ पे है। विजयनगरम कहाँ का इलाका है? ये आपका नॉर्दर्न सरकार वाला इलाका है, आज ये विशाखापट्टनम के पास है। ठीक है, विशाखापट्टनम मेरे देश का सबसे सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल हार्बर है ना। कौन राजा था याद नहीं रखना है, चाहो तो ईयर याद रखना, चाहो तो मत याद रखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस इलाके में भी कुछ हुआ था जो इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं बता दूंगा। यहाँ भी यही हुआ कि जो वहां का राजा था उसने रिवोल्ट किया, उसको बोला यार देखो भाई तुम हार गए हो हमसे, एक काम करो तुम पेंशन लेके जाओ, और इसको पेंशन देके अलग कर दिया कि भैया तुम पेंशन लो, और इसके बेटे को बैठा दिया कि बाद में इसके बेटे ने भी रिवोल्ट किया, फिर उसके पापा को बैठा दिया कि ये अपने को जानना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि विजयनगरम का एक राजा था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। एक अच्छी बात यह है कि इसी राज परिवार से इन्हीं राज परिवार के एक राजकुमार थे, यानी बाद में राजा हुए, इनको कहा जाता था महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम, और ये हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के दूसरे टेस्ट कैप्टन, इनको विज्जी विज्जी कहते थे लोग। और उस समय देखिए अंग्रेजों का रूल था, तो ये पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। पहले ऐसे क्रिकेटर थे जो एक्टिव टेस्ट कैरियर था इनका, खेल रहे थे और नाइटहुड की उपाधि मिल गई। ठीक है, तो नाइटहुड मतलब उस समय का भारत रत्न समझ लीजिए आप। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिली थी। ठीक है, तो बाद में उन्होंने किसी विशेष उपलक्ष्य में उसको वापस कर दिया था, छोड़ दिया था कि भाई हमें नहीं चाहिए, आपने कोई गलत काम किया। तो ध्यान रखिएगा, ये विजयनगरम इसलिए भी फेमस है कि यहाँ से के जो महाराजा थे वो क्रिकेट अच्छा खेलते थे और हमारे देश के दूसरे कैप्टन रहे हैं क्रिकेट टीम के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है अवध का। अवध तो भैया पेट है, अवध में सारी दिक्कत अवध से ही होगी, क्रांति का मेन गढ़ भी अवध ही रहेगा। ठीक है, इसी अवध के का एक लड़का था मंगल पांडे। अवध मतलब आज का यूपी, आज का पूरा उत्तराखंड, आज का पश्चिमी हल्का सा राजस्थान, आज का पूर्वी बिहार, बहुत बड़ा एरिया था अवध। यहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, और इसी अवधी भाषा में जो हमारे तुलसीदास है उन्होंने क्या लिखा है, कौन सी किताब लिखी है अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने? शिवानी कह रही आनंद मठ, प्रतीक्षा कह रही रामायण, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण रामचरितमानस। नहीं लिखी, रामचरितमानस लिखी है ना। रामचरितमानस। तो अब यहाँ पे अवध था, ये हमेशा से लाइमलाइट में रहा है। इलाहाबाद की संधि के बाद से एक तरह से अंग्रेजों का दोस्त हो गया, अंग्रेजों का सहायक हो गया था ये। और हमने देखा था सब्सिडरी लाइन्स का सबसे पहला जो फेज था, सब्सिडरी लाइन्स तो वैसे 1798 में शुरू होती है चली नहीं, लेकिन उसका जो प्रीकर्सर था वो था अवध के साथ जो हुआ है। तो यहाँ पे अवध में क्या था, एक शासक थे वाजिद अली खान। देखो बाद में
क्रांति के समय तो यहाँ पे वाजिद अली शाह रहेगा, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में वास कहा था, उसको हटा दिया था। फिर उसकी जो बेगम रहेंगी, बेगम हजरत महल, वो क्रांति के समय लीड करेंगे लखनऊ से। लेकिन ये कौन है? ये वाक है, वाक। और क्रांति के समय जो मिलेगा वो वॉस मिलेंगे। वॉस मतलब वाजिद अली शाह। इनको डिस्पोज किया था डलहौजी ने, और बाद में फिर क्रांति में इनकी जो बेगम है, बेगम हजरत महल, वो लखनऊ से लीड करेंगी 1857। तो यहाँ पे क्या होता है, 1799 में भी एक विद्रोह होता है। क्रांति से 50 साल पहले एक विद्रोह हो रहा है। उस समय क्या थे, वाजिद अली खान यहाँ के क्या थे, शासक थे। अब इनके संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से खराब होने लग गए। भाई 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बैठी है, इनके पास इनकी खुद की आर्मी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको सिक्योरिटी दे रही है, इनके अधिकारी इनके दरबार में बैठते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी दखल दिया करती है अवध के हर एक काम में। तो धीमे धीमे इनके संबंध खराब हो गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनको हटा के, वाजिद अली खान साहब को हटा के, यानी वाक को हटा के, सादत अली खान सेकंड को बना दिया कि भैया तुम अपने अगले नवाब बन जाओ। और ये इसके अंकल थे, मतलब भतीजे को हटा के चाचा को बना दिया गया। और इनका दिमाग खराब हो गया वाजिद अली खान साहब का। इनको बोला यार तुम एक काम करो, तुम पेंशन लो और निकल लो बनारस, तुमसे ना हो पाएगा। तो वाजिद अली खान ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये राजा थे, प्रिंस थे, है ना, इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों हुआ विद्रोह? इनको इनकी गद्दी से हटा दिया गया, इनके चाचा को इनकी जगह बैठा दिया गया। इनको क्यों हटा दिया गया? इनके संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से खराब थे। खराब क्यों थे? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी मनमानी, इन्होंने बोला नहीं भैया इतनी मनमानी नहीं चलेगी। तो इनको हटा के सादत अली खान साहब को बना दिया गया यहाँ का अगला नवाब, और ये लड़ गए। वाजिद अली खान साहब जो है ये क्या कर गए, लड़ गए। इसलिए सिविल रेबिलियन अवध में होता है 1799 में। और जब लड़ गए, अच्छे से लड़े हैं। अंग्रेज वहां पे जो रेसिडेंट था, ब्रिटिश रेसिडेंट, रेसिडेंट शब्द कहाँ से आया? कोई बताएगा किस संधि की वजह से राज दरबारों में रेसिडेंट बैठना शुरू हुआ? ट्रीटी कौन सी थी या संधि कौन सी साइन करते थे इन लोग? सब्सिडी अलायंस से हुआ था ना सर। वेरी गुड। सब्सिडरी अलायंस जिसने भी साइन की थी, उसके दरबार में आपको क्या मिलेगा? रेसिडेंट बहादुर मिलेगा। ठीक है। तो वहां का जो रेसिडेंट था जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, नाम याद नहीं रखना कौन था, बस उसको मार दिया। असल में हुआ कि इस रेसिडेंट ने इन वाजिद अली खान साहब को अपने घर लंच में बुलाया था, आइए साहब बैठ के खाना खा लेते हैं, कुछ गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। वाजिद अली खान ने उसी के घर में, उसी के डिनर में, उसी के चाकू से उसको मार दिया। और वहां पे और 2 गार्ड थे, उनको ही मार दिया। और वहां पे जो बनारस का मजिस्ट्रेट था उस पर भी अटैक किया गया था, लेकिन वो बच गया था। सब उसी मीटिंग उसमें मतलब जैसे कहते हैं ना, दावत में मौजूद थे और सब पे अटैक किया, लेकिन ये बच गया। बहुत बड़ी बात है भाई, रेसिडेंट को आपने मार दिया, रेसिडेंट को मार दिया तो दिक्कत तो होनी है। इसे कहीं कहीं कहा जाता है बनारस का हत्याकांड। या बनारस हत्याकांड किससे जुड़ा हुआ है? 1799 से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिमाग खराब हुआ, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, और लड़ाई में जैसा कि हम जानते हैं कि वाजिद अली खान साहब को पकड़ लिया गया। अब क्या हुआ, इसी बीच में जो खान साहब थे ना, ये चले गए थे कहाँ पे? जयपुर चले गए थे भाग के। तो जयपुर के जो राजा थे, जयपुर के जो राजा थे, इन्होंने, पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई जयपुर के राजा के पास ये शरण में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे बोला, जयपुर वाले से, कि भाई हमको वापस करो वाजिद अली खान। तो इसने बोला कि हम तभी वापस करेंगे जब आप ये वादा करो कि ना इस व्यक्ति को आप हथकड़ी पहनाओगे और ना ही इस व्यक्ति को आप मौत की सजा सुनाओगे, क्योंकि भाई ये तो अवध का नवाब है ना। और शायद ये भी है कि अगर इसको मार दिया जाता या इनको हथकड़ी उठ के ही पहनाते, तो शायद जो 1857 की क्रांति 50 साल बाद हुई ना, वो उसी समय हो जाती, क्योंकि अवध के ये उस समय के जनता के लिए बड़े अच्छे राजा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे। ठीक है। और बाद में क्या हुआ, वाजिद अली खान साहब को बोला गया ठीक है भाई मारेंगे तो है ही नहीं, आपको वादा किया जयपुर के राजा से। और उस समय आर्थर वेलेस्ली था ही, बंगाल का शेर, ये वो था, ये आर्मी कमांडर था ना। तो उनको क्या किया गया, फोर्ट विलियम में ले जाया गया और वहां पे इनको रखा गया कि भैया आप रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, पेंशन मिलेगी, बस आपको अब बनारस नहीं जाना। फोर्ट विलियम के आसपास, या फोर्ट विलियम वाला जो पूरा कैंपस था ना, वो देश भर के हर बड़े व्यक्ति जिसको एक्साइल मिला था, या जिसको देश निकाला मिला था, या जिसको अंग्रेज चाहते थे कि हमारे सामने रहे, हमसे, हम इसकी निगरानी में रहे, मतलब हमारी निगरानी में ये रहे, तो उन सबको फोर्ट विलियम में भेजा गया था। और फोर्ट विलियम में टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे उनको भी ले जाया गया था।
ठीक है, तो वाजिद अली खान साहब का चैप्टर हो गया क्लोज। ये हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, इनको इनकी गद्दी से हटा दिया गया था, इनके चाचा को बैठा दिया गया था, इन्होंने वहां के ब्रिटिश रेसिडेंट बहादुर को मार दिया, और जिसे हम आम भाषा में बनारस का हत्याकांड कहते हैं। बाद में ये भाग के जयपुर के राजा के पास चले गए, अंग्रेजों को खबर लगी, उन्होंने जयपुर के राजा से बोला भाई हमें वाजिद अली खान चाहिए। जयपुर के राजा ने बोला हम तभी देंगे जब आप या इनको हथकड़ी नहीं पहनाओ और दूसरा वादा करो कि आप इनको मारोगे नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी बोला ठीक है हम नाम नहीं मारेंगे इनको, और फिर वाजिद अली खान को पकड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इनको फोर्ट विलियम भेज दिया गया कि भैया आप रहिए खाइए, आपको छोटा सा बंगला गाड़ी दे देते हैं, आप रहिए, अब आपको दोबारा अवध नहीं जाना है। ठीक है, तो अवध का ये एक विद्रोह था 1799 का, ये क्लियर हो गया। 1799 में ही हमने देखा था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मार दिया गया। ये पॉलीगर क्या है देख लेते हैं। असल में जो पॉलीगर लोग हैं ये, इनके पास खुद की आर्मी हुआ करती थी, खुद का ये छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, यानी कुल मिला के ये बड़े संपन्न लोग थे। और इन लोगों की जब विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर जब एम्पायर था तब इन लोगों की काफी साख थी। जैसे कि हमने देखा कि भाई मराठाओं में पिंडारी थे, और पिंडारियों को मराठा क्या करते थे, जब भी लड़ाई करनी होती थी तब पिंडारियों को बुलाते थे, पिंडारियों को मिलता था पैसा, और पिंडारी भी खुश मराठा भी खुश। लेकिन पिंडारी के पास क्या था, सिर्फ ये मिलिशिया लोग थे, लड़ना जानते थे। लेकिन पॉलीगर इनसे 2 कदम आगे थे, ये लड़ना तो जानते थे, साथ में इनके पास बड़े बड़े गांव थे, विजयनगर एम्पायर के समय से इनको मिले थे, उस गांव का एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे थे, वहां से लगान भी वसूल रहे थे, वहां का प्रशासन भी वो कर रहे थे, और आर्मी भी मेंटेन कर रहे थे। और जब जरूरत पड़ती थी तो जाते थे, विजयनगर एम्पायर इनको बुलाता था और वहां पे लड़ते थे उनकी तरफ से। लेकिन विजयनगर एम्पायर जो है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। एक लड़ाई हुई थी बड़ी फेमस, उसका नाम है तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम राक्षस तरंगणी का भी युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा। और इस युद्ध में विजयनगर एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। इसके चारों ओर जो भी मुस्लिम सल्तनत थी, जिनको हम आम भाषा में दक्कन सल्तनत कहते हैं, उन्होंने घेर के इसको हरा दिया। जब विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया तो पॉलीगर एक तरह से क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब विजयनगर जब खत्म हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो इलाका था ना, ये इलाका जो नवाब ऑफ आरकोट था उसके अंडर में आ गया पूरा। नवाब ऑफ आरकोट के बारे में आप जानते होंगे, आरकोट जो था ये अंग्रेजों का क्या था, साथी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। हम लोगों ने कार्नाटिक वॉर पढ़े, उसमें देखा था आरकोट ने हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की अंग्रेज फ्रांसिसको को हराने में। अब ये जो पॉलीगर लोग हैं ना, ये एक्चुअल में आ किसके अंडर में रहे हैं, आरकोट के अंडर में आ रहे हैं। और आरकोट किसके अंडर में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ रहा है। और इन पॉलीगर के साथ अब भेदभाव हो रहा है, इनका वो सम्मान नहीं बचा है, इनको वो पैसा नहीं मिलता है, इनकी वो शान शौकत नहीं बची हुई है। ये एक तरह से छोटे राजा थे, तो छोटे राजा की राजशाही बिगड़ गई थी ना, ये अपनी आर्मी मेंटेन कर पा रहे थे, भाई आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, ना ये लगान वसूल कर पा रहे थे, क्योंकि लगान वाला हमने सिस्टम देखा है कि लैंड सेटलमेंट आ चुके हैं और रैयतवाड़ी महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त चल रहा है, तो अंग्रेज सारा पैसा ले जा रहा है। तो ये अब गुस्सा आएंगे, बोलेंगे यार ये कौन है, ये सारा हमें दिक्कत किसके नाम पे हो रही है, अंग्रेजों के नाम पे हो रही है ना, चलो अंग्रेजों को घेर के मारते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करता है। तो पॉलीगर विद्रोह हो जाता है 1795 से 1805 के बीच में, और ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करते हैं। इनके जो भी यहाँ पे बेसिस रहते हैं, जो भी सेटलमेंट रहता है, जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, उस पर ये अटैक करते हैं। और अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इसको दबा देती है। इसमें जो इनके नायक है, पॉलीगर विद्रोह के जो नायक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगर कुछ नहीं याद कर पाओ तो ये याद कर लेना कि इनका नाम नायकन था, नायकन। नाम तो बहुत बड़ा है, पंजलुपुरिची कट्टा बोमन नायकन, शायद याद भी कर लो, अच्छा भी लग रहा है, पंजालुपुरिची कट्टा बोमकन नायकन, नहीं तो नायकन याद रखना। और ठीक है, और ये जो रिवोल्ट हुआ है इसके बाद इनके जो लीडर थे या किरदार थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ के क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ भी पॉलीगर विद्रोह इंपॉर्टेंट है, उसका साल इंपॉर्टेंट है, उसकी एरिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, और पॉलीगर क्या है ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीगर सिर्फ जमींदार नहीं थे, जमींदार से बढ़ के थे, ये ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन थी, जमीन का टैक्स लेते थे, साथ में इनके पास आर्मी भी थी। ये ऐसे लोग थे जो विजयनगर एम्पायर के समय से बड़े समृद्ध थे, और विजयनगर एम्पायर में ने इनका काफी ज्यादा उपयोग किया।
ठीक है। और ये पॉलीगर ने जो वक्त जिया था उस वक्त वो ये भूल नहीं पा रहे थे और ये नहीं चाह रहे थे कि भाई हम इतने सम्माननीय व्यक्ति थे, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस थे और ये अंग्रेज आके हमको यहाँ से भगा रहे हैं या हमको यहाँ पे गरीब बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे जिक्र किया विजयनगर एम्पायर का। मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि विजयनगर एम्पायर, एक तालीकोटा नाम का युद्ध हुआ था जिसमें वो विजयनगर एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैसे मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आप लोग देखना और पढ़ना। विजयनगर एम्पायर 1565। की राजधानी हम्पी रही है और आज हम्पी जो है ये हमारे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से एक है हम्पी। ठीक है, तो किसी ने जवाब दे ही दिया। किसने दिया जवाब? ओमकार मिश्रा ने। वेरी गुड। 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, है ना। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा पॉलीगर कौन लोग थे और पॉलीगर ने जो विद्रोह किया था वो कब किया था। ठीक, सब भूल जाओ तो नायकन याद रखना कि नायकन नाम का एक व्यक्ति था। और यहाँ पे बहुत सारी कहानी है कि भाई किसने क्या किया। कट्टा बोमकर नायकन जो था उसको पकड़ के मार दिया गया, फिर उसका जो छोटा भाई था ओमा थुराई, उसने लीड किया था इस रिवोल्ट को और बाद में उन सबको पकड़ के भी मार दिया गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये देखा था कि ये जो आरकॉट था, आरकॉट के अंडर में ही कौन थे? ये पॉलीगर लोग थे, क्योंकि पहले आरकॉट ने वो इलाका जो विजयनगर वाला पूरा इलाका था वो आरकॉट के पास चला गया था। अब आरकॉट के अंदर रहते हुए पॉलीगर ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को बड़ा परेशानी हुई। 6 साल तक विद्रोह चला, ये बहुत सारे अंग्रेजी अधिकारी कर्मचारी मारे गए, इधर भी बड़ी दिक्कत हुई। और अभी भी ये सिर्फ टीपू सुल्तान को मार के ही आए थे, बिल्कुल खाली बैठे थे, सोचा सोचा कि आराम करेंगे और यहाँ से विद्रोह शुरू हो गया 1799 में। तो अंग्रेजों ने आरकॉट को बोला यार तुमसे ना हो पाएगा, एक काम करो तुम छोड़ दो नवाबी अभी। तो आरकॉट के नवाब को बोला तुम काम धंधा छोड़ो, तुम्हारे सारे सिविल काम, तुम्हारे मिलिट्री काम सब अंग्रेज संभालेंगे। यानी पूरा आरकॉट वाला वहां का राजा सिर्फ नाम का राजा रह गया था, बाकी सारा काम अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट के बाद अपने अंडर ले लिया, क्योंकि उनको ये वो नहीं चाहते थे कि पॉलीगर जैसा दूसरा विद्रोह भी शुरू हो जाए। क्योंकि आप एक पॉलीगर को मारोगे, दो को मारोगे, लाखों को नहीं मार सकते ना, हजारों को नहीं मार सकते, तो कल को फिर पॉलीगर लड़ने आ जाए तो इसलिए इन्होंने बोला कि अब सारा काम धंधा हम ही संभालेंगे, तुम नहीं। तो नवाब ऑफ ऑर्कुट सिर्फ एक कठपुतली नवाब बन के रह गया, उसके हाथ से सारे काम छीन लिए गए। पहले तो ये था कि काम धंधा कर रहा था, अंग्रेजों को समय समय पे ट्रिब्यूट या पैसा दे रहा था। अब तो पॉलीगर विद्रोह के बाद ऑर्कुट की पूरी ताकत ही खत्म कर दी, क्योंकि नाराज थे अंग्रेज की भाई तुम्हारे एरिया के अंदर, तुम्हारे राज्य के अंदर ये पॉलीगर वाले इतना बड़ा विद्रोह कैसे खड़ा कर दिए और तुम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जान लो, जैसे मैंने बोला ये जो विद्रोह है ये 1799 से 1805 तक चला। तो कोई भी विद्रोह रोज नहीं लड़ाया जाता। कोई भी लड़ाई, कोई भी विद्रोह ऐसा नहीं कि रोज सुबह से शाम तक लड़ते हैं, रात में आराम करते फिर सुबह से शाम तक लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में कभी वो ज्यादा तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है। और इतना लंबा जब कोई विद्रोह चलेगा 6-7 साल है तो उसमें अलग अलग कारण भी निकल आएंगे। शुरुआत में हमने कारण ये देखा था कि पॉलीगर लोग अपनी अस्मिता, अपनी प्राइड, अपनी प्रेस्टीज पे लड़ गए। बीच में एक और कारण आया था, ये नाम जानना बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका नाम है कंवल। कंवल क्या था? कंवल मतलब होता है देखना या वॉच करना। असल में जो तमिलनाडु वाला इलाका है वहां पे एक विलेज पुलिस हुआ करती थी। यदि गांव की पुलिस, और गांव की पुलिस में जो चौकीदार हुआ करता था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया करता था। और ये जो काम था ना हेरिडिटरी चलता आ रहा था, मतलब कि मान लीजिए कोई एक विशेष जाति है जो कि ये पुलिस का काम करते, तो उसके बेटे भी ये काम करेंगे, उसके बेटे भी ये काम करेंगे, सब कुछ चलता आ रहा था, सबके काम धंधे बटे हुए थे। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया, जो कंवल, ये जो पुलिस वाला काम था ना, जो कि वहां के लोग कर रहे थे, गांव के लोग कर रहे थे, और इस एवज में गांव के लोग उस पुलिस वाले को एक टैक्स दिया करते थे, या वो उस पुलिस सिस्टम के लिए पंचायतों को टैक्स दिया करते थे, भैया हमारी विलेज की जो सुरक्षा है वो आप देखिए। अंग्रेजों ने ये जो टैक्स था, जिसे हम पुलिस टैक्स कहते हैं या कंवल टैक्स कहते हैं, कंवल टैक्स किससे जुड़ा हुआ है? पुलिस से। ये टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया गांव वालों पर। बोला कि भाई अब आपकी सुरक्षा हम करेंगे। तो गांव वाले भड़ गए, बोले तुम क्यों करोगे यार, गांव की पुलिस की व्यवस्था तो हम सदियों से हमारे लोग करते आ रहे हैं। मान लो गांव में 100 लोग हैं, उनमें से 5 लोग ही पुलिस वाले बनते हैं। पुलिस वाले मतलब वर्दी नहीं पहनते, मतलब उनका काम है सुरक्षा करना, और हम उनका खाना खर्चा हम टैक्स लेके कर लेंगे, तुम क्यों आ गए टैक्स लेने? तो एक कंवल टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगा दिया था, जिससे पॉलीगर फिर से भड़क गए।
है ना। तो कवल टैक्स याद रखिएगा, कवल टैक्स किससे जुड़ा हुआ है, पॉलीगर से जुड़ा हुआ है। कवल टैक्स किससे जुड़ा हुआ है, विलेज लेवल की पुलिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, गांव की पुलिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है कवल टैक्स। कवल, ठीक है, कमल नहीं है, कवल, ध्यान रखिएगा। और जब ये पूरा विद्रोह खत्म हुआ और तब अंग्रेजों को समझ में आया कि भाई पॉलीगर असल में लड़े क्यों थे। पॉलीगर इसलिए लड़े थे कि आपने उनके उनके पास से पैसा छीन लिया, उनके पास से जो टैक्स लेने की ताकत थी वो छीन ली, आपने उनके पास से जो लॉ एंड ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर थी वो छीन ली। तो अंग्रेजों ने बोला एक काम करो, बाकी सब तो तुमको नहीं दे पाएंगे, बस एक ये है कि जिस जमीन से तुम, मान लो एक पॉलीगर है वो एक जमीन से 100 रुपए टैक्स पाता है, तो अंग्रेजों ने बोला 100 रुपए तो हम ना देंगे तुम्हें, तुम जितना भी टैक्स पाते थे उस जमीन से उसका 18%, मतलब मान लो अगर 100 रुपए पाते थे एक जमीन से टैक्स, तो हम तुम्हें 18 रुपए दे दिया करेंगे, चुपचाप बैठो, अब ध्यान रखो दोबारा लड़ना मत। तो ये आपस में फिर एक समझौता हो गया था कि पॉलीगर्स को जो उनका एक्चुअल राइट हुआ करता था, भाई मान लो मैं एक पॉलीगर हूँ और मेरे पास 50 गाँव थे और मुझे 100 रुपए मिलता था उन गाँव से, तो अंग्रेजों बोला 100 रुपए तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमको टैक्स चाहिए, हम यहाँ के मालिक हैं। हाँ ये है कि हम तुम्हारा सम्मान रखते हो, तुम्हें 18% रेवेन्यू दे देंगे, ठीक है। तो बाद में उसका पॉलीगर रिवोल्ट को इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन जितने भी ये रिवोल्ट हुए ना, ये सब एक ये निशानी है, ये अंदेशा है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के काम धाम से लोग खुश नहीं है। और यही सारे लोग, 1857 की क्रांति होगी ना, तो फिर ये उठ खड़े होंगे, तो गुस्सा तो सब में है। इधर घुंटा और चरा गुल्लू ये सब लोगों के नाम है, ये इलाके के नाम है, इनको मत याद रखो आप। इधर गुंटा, चरा गुल्ला, ये सब मत याद रखो, है ना। रसगुल्ला याद रखो, चरा गुल्ला छोड़ दो, अपन को तमिलनाडु पीएससी नहीं देना है। बस पॉलीगर्स का काम धंधा क्या है वो ध्यान रखिए आप। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या, बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रावणकोर का विद्रोह, त्रावणकोर, और वहां पे जो दीवान थे, दीवान मतलब प्राइम मिनिस्टर, भाई राजा तो एक होगा, राजा का एक प्रधानमंत्री होगा। इस तरह आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, कौटिल्य, तो उसे दीवान कहा जाता था। तो ये जो दीवान थे, ये कहाँ के दीवान थे, त्रावणकोर के प्रधानमंत्री के रूप में थे, और इनका नाम था वेलुथम्पी। क्या नाम था इनका, वेलुथम्पी। तो त्रावणकोर रिवोल्ट जब है, इसका साल वेरी इंपॉर्टेंट, नाम वेरी इंपॉर्टेंट, मुखिया का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलुथम्पी रिवोल्ट क्या है, त्रावणकोर विद्रोह क्या है, वेलुथम्पी ने विद्रोह किसके खिलाफ किया था, त्रावणकोर विद्रोह के क्या कारण थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। त्रावणकोर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये अंग्रेजों के साथ था। हमने जब एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था तो हमने देखा था कि त्रावणकोर का जो राजा था वो अपनी बॉर्डर बना रहा था, जिसको नेदम कुट्टा कह रहे थे, और उसमें से कुछ एरिया उसने टीपू सुल्तान वाला रख लिया था और टीपू सुल्तान भड़क गया था इसके ऊपर, ठीक है। तो त्रावणकोर हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। जब इसका मतलब त्रावणकोर का जो राजा होगा, जो किंग होगा, वो किसके साथ रहेगा, हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रहेगा। और ये कब से है, ये आज से 25 साल पहले से है भाई, टीपू सुल्तान के समय से ये त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अभी तो ये 1808-9 की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ का जो भी राजा होगा वो आज भी, मतलब इस समय जब ये विद्रोह हो रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वेलुथम्पी, वो रिवोल्ट कर दिया। तो ये क्या कहानी है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। असल में जो वेलुथम्पी है वो वहाँ के दीवान थे। दीवान को मलयालम भाषा में दलावा कहा जाता है, दलावा। तो दलावा क्या है, दलावा प्रधानमंत्री का मलयाली नाम है, या दीवान का मलयाली नाम है, दलावा। ये थे त्रावणकोर राजा की। इन्होंने देखा, इन भाई प्रधानमंत्री थे, इनको तो सब पता है। इन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने दोस्ती के नाम पे त्रावणकोर को बहुत लूटा है, त्रावणकोर से बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं, त्रावणकोर को गरीब बना रहे हैं, त्रावणकोर के रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। तो और त्रावणकोर पे रोज नए नए डिमांड कर रहे हैं कि भाई इतना दे दो, आज इतना दे दो, इतना दे दो। इनका तो जब मन करता तब पैसा मांगते थे। तो दलावा ने बोला, या वेलुथम्पी ने बोला, यार इस तरह की बेवकूफी नहीं चलेगी, होगा राजा इनका दोस्त, लेकिन मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे शासन चलाना है, मैं तो भाई जनता के खिलाफ नहीं जा सकता। जनता बेचारी गरीब है और मैं यहाँ पे इनको पैसा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेलुथम्पी ने कई बार अपने राजा को समझाने की कोशिश की कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना यूज कर रही है, कुछ करो। तो राजा तो भाई वैसे ही मूर्ख था और डरता भी था कि भैया कैसे कर ले। तो वेलुथम्पी ने बोला तुमसे ना हो पाएगा, हम करेंगे। तो वेलुथम्पी ने रिवॉल्ट कर दिया। अब वेलुथम्पी का रिवॉल्ट जो है, जब विद्रोह है, अगर आप देखें तो वेलुथम्पी का विद्रोह किसके खिलाफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ।
कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि वेलुथम्पी का रिवोल्ट उसी के राजा के खिलाफ था। ये भी बात सही है, क्योंकि राजा अल्टीमेटली, राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ही टीम है ना। तो वेलुथम्पी का रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था और राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि वेलुथम्पी जो जिस राज्य का दीवान था, जिस राज्य का प्रधानमंत्री था, उसने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। और ये भी सच है कि इस विद्रोह को जब दबाया गया ना, तो इस राजा की आर्मी ने इनके खिलाफ काम किया था, क्योंकि राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। भले प्रधानमंत्री बगावत कर दे तो आर्मी तो भाई राजा की सुनेगी। अभी तक ये जो वेलुथम्पी वाला कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। तो वेलुथम्पी ने सर एक घोषणा पत्र निकाला था, उसका नाम था कुंडर घोषणा पत्र। कुंडर, कुंदर या कुंडरा घोषणा पत्र, प्रोक्लेमेशन मतलब होता घोषणा। इसमें ये कहा था इसने अपने लोगों को, ये मलयाली भाषा में था, इसने ये कहा था कि भाई हमें अब लड़ना पड़ेगा, हमें अब हथियार उठाने पड़ेंगे। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना राजा है, तो हमें अपने राजा के खिलाफ भी हथियार उठाने पड़ेंगे। आर्मी राजा के पास थी। इसने आम जनता से बोला, वेलुथम्पी ने वहां के लोगों से बोला कि भैया देखो, ये अंग्रेज हमको लूट रहा है और हमारा राजा भी अंग्रेज के साथ है, हमें लड़ना पड़ेगा। और ये कुंडर घोषणा पत्र में था। कुंडर घोषणा किसने की थी? वेलुथम्पी ने की थी। किसको इसने एड्रेस किया था? वहां की जनता को, त्रावणकोर की। किसके खिलाफ कहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और वहां के राजा के खिलाफ। तो कुंडर घोषणा पत्र, वेलुथम्पी, दलावा क्या है, उसकी पद क्या था, कहाँ का इलाका है, किस साल हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट वही है क्या, कि भैया अंग्रेजों ने इसको दबा दिया होगा। यहाँ पे जो नायर लोग थे, नायर लोगों ने इनका काफी सहयोग किया, नायर लोगों ने काफी ज्यादा इनका सहयोग किया। और यहाँ पे अल्टीमेटली रिवोल्ट को दबा दिया गया और वेलुथम्पी साहब को मार दिया गया। ठीक है, वेलुथम्पी साहब को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। ठीक, अब चलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में क्या दिक्कत हो गई? क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही आप लोगों के लिए? नो सर। नो सर। नो सर। अब बुंदेलखंड के साथ दिक्कत ये है कि ये जो इलाका था, ये बुंदेलों ने रूल किया था। और बुंदेल एक समय तक, एक समय जहांगीर शाहजहां के काफी अच्छे मित्र हो गए थे। और कभी आप बुंदेलखंड जाएं, वहां पे ओरछा जाएं, तो वहां पे जहांगीर महल बना हुआ है अलग से। आज जो बुंदेलखंड का एरिया है, ये एमपी यूपी दोनों में आता है। और यहाँ बुंदेली बोली जाती है ना। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, आप लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान में पढ़ा होगा इनकी लाइन। और ये जो बुंदेलखंड का एरिया था, ये मराठाओं के अंडर में था। आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी देखा होगा कि उसमें जो मस्तानी के पिता रहते हैं, वो बाजीराव पेशवा को, सॉरी, बाजीराव फर्स्ट को बुलाते हैं और वो जाता है बुंदेलखंड को बचाता है। तो मराठाओं के अंडर में बुंदेलखंड हमेशा से मतलब जब इनका पीक चला मराठाओं का, तब से बुंदेलखंड इनके अंडर में था। लेकिन जब सेकंड एंग्लो मराठा खत्म होता है, सेकंड एंग्लो मराठा खत्म होने के बाद से सब्सिडी लाइन साइन होनी शुरू हो जाती है, लगभग सबके साथ कर ली जाती है। और थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद से तो मराठाओं का पेशवा भी पेंशनर हो जाएगा, पेंशन दे दी जाएगी। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद से ये जो एरिया है, ये किसके पास चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। बुंदेलखंड कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बुंदेलखंड वाले एरिया को इनकी जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसका पार्ट बना दिया, बंगाल के अंडर में डाल दिया। और जैसे बंगाल के अंडर में डालेंगे तो मतलब परमानेंट सेटलमेंट शुरू होगा, तो यहाँ भी यूज होगा, स्थायी बंदोबस्त तो यहाँ भी आएगा, क्योंकि पूरे बंगाल में चला था। तो इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1808 से 1812 तक था। और यहाँ पे जो बुंदेला चीफ थे, बुंदेला छोटे छोटे राजा थे, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। बोले हमसे ना हो पाएगा, हम इतना ना टैक्स देंगे, ना इतना लगान देंगे, ना आपके फालतू बातें सुनेंगे, ना आपकी फालतू गुलामी सहेंगे। और आप कभी भी बुंदेलखंड इलाके में जाएं, बहुत अच्छे अच्छे आपको किले मिलेंगे, यहाँ पे बहुत बेहतरीन किले मिलेंगे। और यहाँ के छोटे बड़े राजाओं ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि हम आपकी बात नहीं मानते। तो 1808 से लेकर 1812 तक लगभग 4 साल यहाँ पे विद्रोह चला। और जैसे कालिंजर का किला है, यहाँ के जो किलेदार थे दरिया सिंह, इन्होंने विद्रोह कर दिया। अजयगढ़ का किला लक्ष्मण देव, इन्होंने कर दिया। ऐसे हर छोटे बड़े किले से यहाँ से क्या हुआ? विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था और सबको मारा, एक लाइन से सबको मार दिया।
मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी दे दिया, किसी को गोली मार दी, सबको मार दिया। अजयगढ़ का किला आज कहाँ मिलता है, कोई बताएगा मुझे? पन्ना। ओमकार ने बोला है अजयगढ़ का किला पन्ना में है, बहुत सही ओमकार। अजयगढ़ के किले को अजयगढ़ इसलिए भी कहा जाता है कि इसको जीता नहीं जा सका। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन किला है, इसको जीत नहीं सकते, इसलिए कि कभी ऐसा इस पे युद्ध नहीं हुआ कि जहाँ पे ये हार गया, है ना। कालंजर का किला, कालंजर नहीं कालिंजर होगा ये भी अपने यहाँ पे बड़ा फेमस है, कालंजर का किला, है ना। और यहाँ पे तो बहुत सारी कहानियां दर्ज है। कोई एक दिल्ली का सुल्तान था, वो यहाँ मर गया था, कोई नाम बताएगा उसका? कालिंजर में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। हमारे इतिहास में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां दर्ज है। हम लोग जब मेडाइवल पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी कहानियां है ना कि अगर आप एक बार कहानी सुन लोगे तो आप इतिहास नहीं भूलोगे, क्योंकि अभी हम इतिहास को सिर्फ तारीखों से याद करते हैं, डेट से याद करते हैं, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। अगला जो विद्रोह था उसे कहते हैं कच्छ विद्रोह, कच्छ या कच्छ विद्रोह। अपने जेठालाल साहब कच्ची मानुस कहते रहते हैं अपने आप को। ये जो एरिया है कच्छ का एरिया है। और यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए ये जो पूरा एरिया रहा है हमेशा से, ये हमेशा ट्रेडिंग पॉइंट रहा है, यहाँ से व्यापार होता है, दुनिया भर को व्यापार हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार हो रहा था। तो यहाँ पे थे एक राजा भारमल थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, 1816 से 32 तक के बीच में एक विद्रोह हुआ था, शुरुआत इन्होंने की थी। अब ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी इनके आंतरिक मामलों में दखल दे रही थी। असल में आप लोगों को शायद पता हो कि ये जो पूरा बेल्ट था गुजरात वाला, यहाँ पे किसका शासन था? शासन मतलब किसके अंडर में आता था? गायकवाड़ के अंदर में आता था, गायकवाड़। और गायकवाड़ कौन थे? मराठा थे। लेकिन जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर सॉरी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है तो सबके साथ संधियां साइन हो जाती है। गायकवाड़ भी अंग्रेजों के साथ संधि साइन कर लेता है और सब्सिडी लाइन साइन कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं, इनके दरबार में बैठते हैं, तो यहाँ पे इनके लोकल मसलों में दखल दे रहे थे। यहाँ का जो राजा था, राजा भारमल, क्योंकि अब गायकवाड़ी खत्म हो गई है, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ गई है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने बोला ये सब नहीं चलेगा यार, आप हमारे घर के आंतरिक मसलों में क्यों घुस रहे हो। अब मैंने बोला ये जो पूरी बेल्ट है ना, यहाँ पे व्यापार होता था और इंटरनेशनल ट्रेड होता था। तो इसकी आर्मी में, राजा भारमल की आर्मी में उस समय अरब लोग भी थे, अफ्रीकन लोग भी थे, मतलब इसकी आर्मी में इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, है ना। और यहाँ पे जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में भी लगभग देखिए आप 16 साल चला। ऐसा नहीं कि ये हमेशा राजा भारमल जिंदा रहा, चलता था बंद हो जाता था, चलता था बंद हो जाता था, और अल्टीमेटली अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। और वहां का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको बोला भाई अब तू ही काम धाम देख, यहाँ का राजा वजा जो है खत्म करो इसको। तो राजा भारमल जो है इसको मार दिया गया और ब्रिटिश रेजिडेंट बहादुर को यहाँ का मालिक बना दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों ने देखा यार 16 साल हो गए, अभी तक हम लड़ते जा रहे हैं, इनसे कोई हल नहीं निकल रहा है। तो अंग्रेजों ने बोला यार एक काम करो, ये राजा को हटाओ, जब तक राजा रहेगा इसके परिवार के लोग रहेंगे तब तक दिक्कत होगी। तो भारमल और उसके परिवार को हटा दिया गया और वहां पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको बोला भाई तू काम धाम देख ले सारा, हमें अब यहाँ से दिक्कत नहीं चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडिंग पॉइंट है, यहाँ से ट्रेड होता है। और ट्रेडिंग वाले इलाके में अगर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे तो व्यापारी कैसे आएंगे? दूसरे देश से व्यापार हो रहा है, वो भी डरेंगे कि भाई हम कच्छ के बंदरगाह में नहीं जाएंगे, हम सूरत के बंदरगाह में नहीं जाएंगे, यहाँ तो रिवोल्ट हो रहा है, विद्रोह चल रहा है, यहाँ तो गोलीबारी चल रही। इसको देखकर किया गया कि भैया बंद करो ये सब काम करना। उसमें ये ध्यान रखना है कि कच्छ के विद्रोह में इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, मतलब अरब लोग थे, अफ्रीकन लोग थे, उनको तो पैसा दो तो लड़ जाएंगे। और वो जैसे हम कहते हैं ट्रेडिंग पॉइंट था, बहुत सारे, जैसे आप मुंबई जाइए तो आपको बहुत सारे विदेशी मिल जाएंगे, आप चेन्नई जाइए तो बहुत सारे विदेशी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आए और बोले कि हम जा रहे हैं पर्टिकुलर एक रीवा जा रहे हैं, तो रीवा में या छतरपुर में ज़्यादा विदेशी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हिंटरलैंड है। लेकिन गोवा में बहुत विदेशी मिलेंगे। तो जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग मिल जाते हैं, ऐसा वहाँ भी था। अगला जो है वो बरेली का राइजिंग है या बरेली का विद्रोह है।
देखिए बरेली 1857 क्रांति में बड़ा फेमस रहेगा बरेली, और बरेली का झुमका बहुत फेमस है, गाना बन गया उसमें। ठीक है, बरेली की बर्फी भी फिल्म आ गई है शायद, कोई देखी तो नहीं मैंने। अब बरेली में क्या हुआ था 1816 में, ये देख लेते हैं। असल में यहाँ पे पुलिस टैक्स लगा दिया गया। भाई पुलिस टैक्स का हमने देखा था, पुलिगर में जिक्र देखा था, और वहां पे हमने देखा था कि पुलिस टैक्स लगा रहे थे हम। और वहां का जो पुलिस टैक्स था उसका नाम था कवल। ठीक है, लेकिन यहाँ भी पुलिस टैक्स लगा दिया। असल में जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था ना, ये हमने सबसे पहले देखा था शायद 3-4 लेक्चर पहले, कि ये वहां का जो विलेज लेवल का ही काम था, पंचायतें करवाती थी, या वहां का जो मुखिया था वो करवा लेता था। अब यहाँ अंग्रेजों ने बोला भैया हमें पुलिस टैक्स चाहिए, जिसे चौकीदारी कर कहा जाता था। चौकीदारी कर, हम टैक्स लेंगे और हम ही लोगों की सुरक्षा करेंगे। तो वहां के जो मुफ्ती थे, ये एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन ये बहुत बड़े ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब एक तरह से जमींदार भी थे वहां के, और मुफ्ती तो थे ही। उनका नाम था मोहम्मद ऐवाज। इन्होंने ये बात रखी मजिस्ट्रेट के सामने कि भाई ये सब क्या चल रहा है। मजिस्ट्रेट ने बोला कि नहीं भाई, हम ये काम नहीं करेंगे, हम दखल नहीं देंगे। तो इन्होंने मजिस्ट्रेट को धमकी दे दी कि भाई तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तुमको हम मार देंगे। तो जब ये अंग्रेजों को पता चला कि यार ये पुलिस टैक्स को लेकर यहाँ विवाद हो रहा है, वहाँ का एक मुफ्ती है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो सब ये लोगों को बहका रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है, तो ये एक राइजिंग हो जाती है। और इस राइजिंग में लड़ाई होती है, जो मुफ्ती के फॉलोवर्स हैं और अंग्रेजों के बीच में। पेटिशन मतलब होता है याचिका लगाना, एप्लीकेशन लगाना कि ये सब हो रहा है, इसको बंद करवाइए, है ना। और ये विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह में, ये विद्रोह शुरू बरेली से हुआ था, बाद में उसके आसपास पीलीभीत नाम का जिला है, शाहजहानपुर है, रामपुर है, यहाँ तक ये बात फैल गई थी। और यहाँ पे जो वहाँ का जज था, उसके बेटे को मार दिया गया। जब बेटे को मार दिया गया तो अंग्रेजों को बुरा लग गया यार कि हमारे घर के लोगों को कैसे मार दिया गया। तो ये थोड़ा ज़्यादा वॉयलेंट हो गया था, अंग्रेज आए और इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, तो बरेली में विद्रोह क्रांति से पहले भी उठा था पुलिस टैक्स को लेकर। पुलिस टैक्स बस याद रखिएगा, पुलिस टैक्स बरेली में लेकर दिक्कत हुई। अगला जो है पाइका विद्रोह, ये आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसके साथ अच्छी कहानी जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम ये बोलते आ रहे हैं कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हम रटते आ रहे हैं, क्योंकि विनायक दामोदर सरकार सावरकर ने किताब लिख दी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस किताब का टाइटल ये था, इसलिए हम रटते आ रहे हैं। लेकिन 2017-18 का जब बजट पेश किया जा रहा था, बजट संसद में, 17-18 मतलब अप्रैल 17 से लेकर मार्च 18 तक के लिए जो बजट आ रहा था, उसमें हमारी भारत सरकार ने ऑफिशियली बोला कि नहीं, अब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो होगा वो किसको कहा जाएगा, पाइका विद्रोह को कहा जाएगा। मतलब 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, ये दर्जा अब किसको मिल गया है, पाइका विद्रोह को मिल गया है, पाइका रिबेलियन को मिल गया है। तो इसके साथ अब बताने को तो मैं इसको 2 मिनट में बताता, और पहले भी मैं 2-5 मिनट में बताता था इस चीज को, लेकिन अब जबकि भारत सरकार को ऑफिशियल ये नोशन हो गया है कि भैया पाइका विद्रोह जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जिससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं उसको डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके अब मैं इसको शुरू करूंगा तो आज खत्म नहीं होगा, इससे अच्छा है पाइका को अपन कल शुरू करेंगे। और ध्यान रखिएगा 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि भाई भारत सरकार ने एक नीति बनाई है, 1857 की क्रांति से 40 साल पहले एक क्रांति हुई थी जो कि उड़ीसा में गंजम नाम के जिले में हुई थी, और उड़ीसा के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए थे। इस विद्रोह को भारत सरकार ऑफिशियली कह रही कि अब ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए। तो कहीं भी आए प्री मेंस इंटरव्यू में तो पाइका को ही टिक मारना है ना। तो पाइका के बारे में क्या कहानी है, कैसी कहानी है, पाइका कौन थे, क्या हुआ था। यहाँ भी मराठाओं का कुछ एंगल जुड़ा हुआ है, पहले ये एरिया मराठाओं के अंडर में आता था, और 1818 में तो वो पेशवा जो है वो पेंशनर हो रहे हैं, लेकिन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद से मराठा खत्म हो गए थे, और उसके बाद ये इलाका अंग्रेजों के पास चला गया, और वहाँ पे अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियाँ निकाली, ऐसी पॉलिसी निकाली कि यहाँ के जो राजा थे, खुर्दा के राजा, वो भड़क गए, इनके जो सेनापति थे वो भड़क गए, जनता भड़क गई, और फिर भड़का भड़की में मारा काट मच गया, और काफ़ी अंग्रेजों को परेशानी हुई थी। इसमें उड़ीसा का एक फेमस मंदिर है, वहाँ उसकी भी कुछ बात आएगी, वहाँ के पुजारी को मार डाला गया, कुछ धार्मिक एंगल भी इसमें आ गया। ठीक है, और असल में हो ये रहा था कि उस समय उड़ीसा का विधानसभा चुनाव था 2017-18 में, और
भारत सरकार ने थोड़ा पॉलिटिकल कार्ड खेल के पाइक का विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। उन्होंने, उनकी मंशा तो राजनीतिक थी, लेकिन ये चीज अच्छी कर दी उन्होंने। ये सही बात है। पाइका विद्रोह के बारे में हम लोग कभी पढ़ते नहीं थे, या पढ़ते थे तो एक दो लाइनें पढ़ते, लेकिन ये एक्चुअल में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कह सकते हैं ना। तो इसकी बात अपन कल देखेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।